पिछले 1-2 महीनों का आप अपना समाचार पत्र उठाकर देख लें, क्या कोई एक सप्ताह भी ऐसा गया है जिसमें किसी न्यायालय, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, ने किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर यह नहीं कहा हो कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यह सब सिर्फ संवैधानिक जांच के नाम पर। कभी जब न्यायालय वैक्सीन नीति पर चर्चा नहीं कर रहा होता है तो वह यह सलाह दे रहा होता है कि कैसे सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। कभी जब वह ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयों के मूल्यों पर बात नहीं कर रहा होता है तो वह यह बात करता है कि वैक्सीन विनिर्माण की गति कैसे बढ़ाई जानी चाहिए। कभी जब वह राज्यों और सरकारों को डांट नहीं रहा होता है तब वह कुछ सलाह दे रहा होता है कि कैसे सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सहायता से अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए फॉल्टी वेंटिलेटर्स का, कैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों का उपयोग किया जा सकता है कोविड प्रबंधन के लिए, कैसे जो भी लोग टीका विनिर्माण की गति में धीमा करेंगे उन पर नर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। ये जो सारी बातें मैंने गिनाई, यह सब देश भर के न्यायालयों की एक दिन की कार्रवाई है। आपको यह कई बार कहा जा चुका है कि देश में जो सत्ता का संतुलन है उसको सबसे बड़ा खतरा न्यायालयों से ही है, क्योंकि वे स्वयं पर अंकुश नहीं रखते हैं और कार्यकारी और विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। हाल ही में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग वालों के टीकाकरण नीति पर न्यायालय ने टिप्पणी की, जिसमें उसका यह कहना था कि यह मनमाना और अतार्किक है। यह बात भले ही कुछ हद तक सही है, लेकिन न्यायालय ने इसके साथ कुछ सलाह भी दी कि देश भर में टीका सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाना चाहिए। उसने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि कोविन ऐप द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्लॉट बुक करने में समस्या आ रही है। उसने इस बात पर प्रश्न उठाए कि क्यों टीका को लेकर दोहरे मूल्य हैं। साथ ही यह भी पूछा कि स्वास्थ्य बजट में जो 35,000 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित किए गए हैं उसका उपयोग कैसे किया गया। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इस वित्तीय वर्ष को शुरू हुए मात्र 2 महीने हुए हैं और वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इस बीच क्या सरकार न्यायालय को हिसाब किताब देगी या फिर ध्यान केंद्रित करेगी अपने काम पर। साथ ही न्यायालय ने एक और बात कही जो सिर्फ कहने के लिए कह दी कि वह मानती है कि किस तरह से सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन किया उसके विपरीत। उसका यह कहना है कि यदि कोई नीति बनाई जाए जो कि उसे पता है कि कार्यकारी के क्षेत्र में आती है क्योंकि वही लीड रोल में है, लेकिन वह चुप नहीं बैठेगा जब लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनका उल्लंघन हो रहा हो। और यदि आप किसी भी कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो इस तरह के वाक्य आपको काफ़ी मिलेंगे कि हम यह नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, जो साफ दर्शाता है कि कैसे न्यायालय अपने आप को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सरकारें उनके प्रति जवाबदेह है, लोगों के प्रति नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हस्तक्षेप कर सकते हैं, न कि जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है वह। और इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी चीज़ को न्यायिक जांच के दायरे में डाला जा सकता है कि वह संविधान के अनुसार वैध है या नहीं। यह जो संविधान के अनुसार वैधता तलाशने का प्रश्न है, यह बड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि यदि आप किसी नीति को वैचारिक तत्व, आर्थिक दृष्टि और तर्क के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर तौलते हैं तो प्रायः आप गलत दिशा में जा सकते हैं। क्या होगा यदि कोई सरकार ऐसी आती है जो अधिक से अधिक निजीकरण करती है और न्यायालय को यह लगता है कि इससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और न्यायालय इसे रोकने का प्रयास करता है। क्या होगा जब ऐसी सरकार आएगी जो अधिक से अधिक क्षेत्रों को स्वतंत्र करती है जबकि न्यायालय मानता है कि उन्हें विनियमों के दायरे में ही लाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में जिस सरकार को आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लोगों ने वोट दिया, क्या न्यायालय संविधान के नाम पर इन विचारधाराओं को रोक सकती है? यह एक बड़ा प्रश्न है। 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण नीति के निर्धारण में न्यायालय ने यह भी कह दिया कि वह अपने परिसर में इस बात पर चर्चा करेगा कि किस तरह की टीकाकरण नीति होनी चाहिए। उसने कहा कि वह एक मंच देगा विभिन्न हितधारकों को जहां पर एक न्यायिक दायरे में चर्चा की जा सके, कार्यकारी के साथ मंत्रणा हो कि किस तरह की वैक्सीन नीति हो। यह क्या दर्शाता है कि न्यायालय एक दीवाने आम लगाएगा जहां पर सरकारें आएंगी, वैक्सीन निर्माता आएंगे, जितने हितधारक होंगे वो आएंगे,
वे सब न्यायालय के आगे अपनी सफाई देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसमें संविधान के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग एजेंडा से चलते हुए जो वकील हैं वे सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाएंगे और जो सरकार होगी वह कोने में नजर झुकाकर खड़ी रहेगी। शायद यही न्यायिक तंत्र है और शायद इसी की परिकल्पना न्यायालय कर बैठे हैं। यह जो फैसला हुआ वह DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यों की पीठ के नेतृत्व में हुआ और आपको मैं बता दूं कि अगले वर्ष DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनने की रेस में सबसे आगे हैं और उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा। 2024 में जब चंद्रचूड़ जाएंगे तो हो सकता है वे देश की न्यायिक व्यवस्था को एक गलत दिशा में ले जाकर छोड़ चुके हों, लेकिन तब जब नरेंद्र मोदी मतदान के लिए आगे आएंगे तब वे जवाबदेह होंगे लोगों के प्रति, न कि न्यायालयों के प्रति। और आज जो न्यायालय कर रहे हैं वे चाहते हैं कि सरकार उनके प्रति जवाबदेह हो, न कि लोगों के प्रति। और जब सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसी चीजें कर रहा है तो उच्च न्यायालयों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। वे भी राज्य सरकारों पर इसी प्रकार की नकेल कसने का प्रयास करेंगे और यह एक बहुत गलत दिशा है जो सत्ता के बंटवारे के लिए गलत है। यह असंवैधानिक भी है और यह न्यायालयों का अतिक्रमण है दूसरों के कार्य क्षेत्र में। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।